हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल की डेली आंसर राइटिंग क्लासेस में। आज ये 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मध्य प्रदेश के भू आकृतिक प्रदेश। जो आपके मेंस के सिलेबस में मध्य प्रदेश के भू आकृतिक प्रदेश दिए गए हैं, जो हमारी आंसर राइटिंग की क्लासेस चल रही है, उनके जिन प्रश्नों की हम डेली चर्चा करते हैं, आज उन्हीं में से अगला जो टॉपिक है उन्हीं प्रश्नों की आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और आप अपना आंसर डेली लिख भी रहे होंगे और अच्छे से चीज़ों को पढ़ भी रहे होंगे। मैं आपसे डेली एक ही बात बोलता हूँ कि आपको करना क्या है, पहले आपको अपना आंसर लिखना है, उसके बाद ही आपको क्लास देखनी है और उसी के बाद आपको मॉडल आंसर देखना है। कृपया ऐसा ना करें कि पहले आप क्लास देखें और मॉडल आंसर देखें और उसके बाद आंसर लिखें, फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले आपको अपना आंसर लिखना है, उसी के बाद आपको क्लास और मॉडल आंसर दोनों देखने हैं। तो आज का टॉपिक आप सब जानते ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, जिसे मेंस में भू आकृतिक प्रदेश लिखकर दिया गया है। उसी से संबंधित प्रश्नों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये जो हमारा अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आपके प्री और मेंस दोनों की चल रही है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपके प्री की टेस्ट सीरीज भी साथ में है और मेंस की टेस्ट सीरीज दोनों हैं। आपका प्री भी चल रहा है और इसी में ध्यान रखिएगा आपका मेंस भी चल रहा है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके हमारी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। प्री और मेंस दोनों ये टेस्ट सीरीज आपको 1395 रुपये में मिल जाएगी। एग्जाम गुरुजी ऐप पर ये आपको अवेलेबल है। क्या क्या मिलेगा इसमें, क्योंकि मेंस और प्री दोनों की है। तो पहले मेंस की बात करते हैं। मेंस में क्या मिलने वाला आपको, मेंस में प्रतिदिन 30 मिनट के उत्तर लेखन के लिए प्रश्न रहेंगे। प्रतिदिन के प्रश्नों की मॉडल उत्तर पीडीएफ भी आपको इसमें दी जाएगी और प्रतिदिन शाम 8 बजे से उत्तर लेखन की 30 से 40 मिनट की पर डे क्लास भी रहेगी। वही क्लास आज आप पढ़ भी रहे हैं, जिसमें मैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ाऊंगा। प्री में आपको क्या क्या मिलेगा, प्री की टेस्ट सीरीज में 59 टॉपिक अनुसार टेस्ट, 21 इसमें आपको एफएलटी मिल जाएगी। कुल 100 टेस्ट होंगे, 20 यूनिट अनुसार टेस्ट होंगे, लगभग 7000 एमसीक्यूज की आप पेपर तक प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आपके लिए प्री और मेंस दोनों का प्रोग्राम हमारा साथ में चल रहा है और बहुत सारे बच्चे इससे जुड़े हुए हैं और डेली क्लासेस देख रहे हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और प्री में जो बच्चे प्री वाले हैं वो प्री के टेस्ट भी इसमें दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ें आपकी साथ में चल रही है। कंपैरिजन में मेंस की पढ़ाई भी साथ में चल रही है और प्रीलिम्स की पढ़ाई भी इसमें आपकी साथ में चल रही है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप हमारी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इन नंबरों पे फ़ोन कर लीजिएगा, ऑफिस वाले नंबरों पे आपकी ऑफिस में बात हो जाएगी और आपको तरीका बता दिया जाएगा। हम हमारी क्लास को स्टार्ट करें। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न अब आपके सामने है। हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हैं और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो टीचर है वो अलग अलग रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मुझे देख रहे हैं तो सारी टेस्ट सीरीज में मुझे ही देखेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ टेस्ट दांगी सर ने कराए, अभी एमपी वाले मैं करा रहा हूँ, इतिहास वाले आपके गौतम सर कराएंगे, भूगोल वाले अंकित सर कराएंगे। तो सबका इसमें टीचर भी और टीचरों के सब्जेक्ट भी आपके बटे हुए हैं। तो अलग अलग टीचर आपको अपना अलग अलग तरीके से लिखने का, अलग अलग तरीके से आंसर लिखने का तरीका बताएंगे। प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर, धूपगढ़ पहला प्रश्न है आपका इसमें। धूपगढ़, वैसे तो आपने प्री में धूपगढ़ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और धूपगढ़ के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 3 लाइन में और 20 से 30 शब्दों में धूपगढ़ को बताना है, शब्द सीमा है 20 शब्द और अंक निर्धारित है इसमें आपके 3 अंक, क्या लिखेंगे आप धूपगढ़ के विषय में? मैं बताऊंगा कि क्या लिखना है आपको। सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि ये जो धूपगढ़ है इसकी क्या विशेषता है। तो धूपगढ़ के बारे में आपको ये बताना है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। मैं बताऊंगा, अभी तो मैं यहाँ पे चीजें समझा रहा हूँ। मध्य प्रदेश का
सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है आपका क्या, धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1350 मीटर। सबसे ऊंचा बिंदु है मध्य प्रदेश का जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और भी अगर आप इस धूपगढ़ के बारे में लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं आप धूपगढ़ के विषय में। आप जानते हो सतपुड़ा मेकल श्रेणी का जो सतपुड़ा वाला भाग है उसमें जो महादेव पर्वत है, उस महादेव पर्वत शिखर पर स्थित है आपका क्या, धूपगढ़। तो किस पे स्थित है आपका ये महादेव पर्वत पर स्थित भाग है आपका क्या, धूपगढ़। और ये भी आप जानते हो इसे पहले हरवत्स कोट के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारी जानकारी हो गई है, इतना तो हमें नहीं लिखना है। आप देखिए क्या आपको लिखना है, मैं बताऊंगा। ये तो मैंने चीजें आपको समझाई है कि ये तथ्य आपके धूपगढ़ के अंतर्गत आ सकते हैं। अब इन्हीं तथ्यों को अगर मेंस के आंसर के रूप में लिखना हो तो यहाँ पे देखिए क्या जानकारी आपकी सम्मिलित की गई है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिएगा धूपगढ़ की स्थिति बताई गई है कि मध्य प्रदेश का जो जिला है होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। किसी भी चीज को आप बताइए मेंस में, सबसे पहले आपको उसकी स्थिति बतानी होती है कि कहां पर स्थापित है। और स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है, आज के टॉपिक में स्थिति का देखिएगा कितनी जगह जिक्र आता है। तो स्थिति आप जानते हो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। ऊंचाई आप इसकी जानते हो कितनी ऊंचाई है इसकी, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 1350 मीटर। और तीसरी जो जानकारी इसमें सम्मिलित की है कि महादेव श्रेणी पर स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है। वही सब बातें बोर्ड पे मैंने आपको समझाई है, देखिए उसे कम शब्दों में कैसे आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप इस प्रश्न का आंसर अच्छे से लिखे होंगे और अपना आंसर को मैच करिएगा। अगर हो नहीं भी हो तो आपको चीजें तो सीखने में मिली है कि हाँ हमें इस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है। तो यहाँ पर तो शब्दों का खेल है और गागर में सागर भरना है, तो वही तरीका आपको सिखाया जा रहा है। तो धूपगढ़ के बारे में अब आप जान चुके हो। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रश्न आपके ऐसे होते हैं जिनकी शब्द सीमा 20 शब्दों की होती है और एक प्रश्न 3 अंक का होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चले और दूसरा प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर, मध्य भारत का पठार। अब आपको मध्य भारत के पठार के विषय में लिखना है लगभग 20 से 30 शब्दों में। क्या लिखेंगे मध्य भारत के पठार के विषय में आप? सबसे पहले यहां पे समझिए, जब आप मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ते हो, भौतिक विभाजन में जो मध्य उच्च प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, जो मध्य उच्च प्रदेश है उस मध्य उच्च प्रदेश का जब आप 5 विभाजन पढ़ते हो, जिसमें पहला विभाजन मध्य भारत का पठार है। पहला आपका कौन सा हो गया? तो ये विभाजन है मध्य भारत का पठार। दूसरा विभाजन इसमें आप पढ़ते हो वो आप मालवा का पठार पढ़ते हो, लेकिन मालवा पठार बाकी हमें कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी और रीवा पन्ना का पठारी क्षेत्र इस मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहां पर आप ये भी जानते हो, ये जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत पठार की स्थिति अगर आप मैप में दिखाओ कि इसकी स्थिति क्या होगी, तो जब आप मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग पढ़ते हो, उत्तरी भाग में ये मध्य भारत का भाग में मध्य भारत का पठार क्या है आपका स्थित है। तो कहां पे आपका ये, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। क्योंकि आप जब मैप में इस पठार की स्थिति देखोगे तो यहां पे आप देखिए, जो आप ये वाला एरिया देखते हो, ये पूरा भाग आपका मध्य भारत का पठार कहलाता है। अब मध्य भारत के पठार की ही स्थिति हम देखें कि इसकी स्थिति क्या है, तो ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है।
दूसरा यहाँ पे याद रखिएगा, स्थिति के बाद आपको इसमें ये बताना है कि इसकी एक कोई स्पेसिफिक विशेषता होगी, जो ये पठार कोई एक स्पेसिफिक विशेषता रखता होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप इसकी विशेषता देखोगे कि इसकी विशेषता क्या है, या पहले इसका उपनाम लिख देते हैं, पहले उपनाम सम्मिलित करिए फिर विशेषता। इसे आप जानते हो चंबल का उपाद्र प्रदेश बोलते हैं, चंबल का उपाद्र प्रदेश हम इस पठारी क्षेत्र को बोलते हैं। विशेषता क्या है? भारत का सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से पीड़ित पठार कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से जो पीड़ित पठार है वो है आपका कौन सा? मध्य भारत का पठार। तो ये चीजें तो आपने समझी है। अब इतनी सारी जानकारी आपको 20 शब्दों में लिखनी है, तो काम की चीजें ही हमें सम्मिलित करनी है। तो अब आपको मैं क्या लिखना है वो देखिए। सबसे पहले आपको जो जानकारी अपने आंसर में लिखनी चाहिए, जो सम्मिलित करनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए। आता बहुत कुछ है, लिखना क्या है आपको। यहां पे आप देखिएगा, स्थिति सबसे पहले बतानी होगी। मैंने बोला है स्थिति महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज को बताइए पहले उसकी स्थिति बताइए कि कहां पर स्थित है। तो स्थिति आप जानते हो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है। उपनाम क्या हो गया इसका? तो इसका उपनाम हो गया चंबल का उपाद्र प्रदेश। और विशेष क्या होगा इसमें? सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित पठार है। और अगर आप इस पठारी क्षेत्र पे मैं बोलूं तो मैं इसी पठारी क्षेत्र पे 200 से 300 400 शब्दों में भी लिख सकता हूं। मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, तापमान, पर्यटन, उद्योग, खनिज, कितनी सारी चीजें हैं। लेकिन लिखना सिर्फ 3 काम की बातें हैं, और ये काम की बातें आपको दिख ही रही होगी। तो यहां पे आपको याद रखना है स्थिति क्या है, उपनाम क्या है, और विशेष इसमें क्या होगा। तो स्थिति मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, उपनाम चंबल का उपाद्र प्रदेश, और विशेष करके लिख दिया इसमें सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित पठार है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलें, और क्योंकि यहाँ पे 1.2 दूसरा प्रश्न था जिसकी शब्द सीमा थी 20 शब्द और 3 अंक का एक प्रश्न था। तीसरा प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर, विंध्याचल पर्वत की प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। 3 शब्दों में लिखना, 20 शब्दों में लिखना है। अब आप क्या बता सकते हैं विंध्याचल के बारे में? आप देखिए विंध्याचल की कितनी सारी जानकारी अपने पास रखते हो। ये आप जानते हो कि ये जो विंध्याचल पर्वत है ये कैसा पर्वत है आपका? तो ये एक अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। ये आप पढ़े होंगे भूगोल में। जिस पर्वत के उच्चावच घिसकर समाप्त हो जाए और वह पर्वत जीर्ण शीर्ण नजर आने लगे, वो एक अवशिष्ट पर्वत है। पृथ्वी के सबसे प्रारंभिक पर्वत माने जाते हैं अवशिष्ट पर्वत। अरावली भी एक अवशिष्ट पर्वत का ही भाग है। पर्वत के प्रकार आप पढ़े होंगे, अवशिष्ट पर्वत, मोड़दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, संग्रहित पर्वत। उसी में एक भाग आता है आपका अवशिष्ट पर्वत। अब विंध्याचल आपके एक अवशिष्ट पर्वत का भाग है आपका। क्या? विंध्याचल। विंध्याचल के बारे में ये भी जानते हो कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है। किसकी भ्रंश घाटी है? नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है आपकी विंध्याचल पर्वत के बीच में। यहां पे आपसे पूछा है कि इसकी प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। अब आपको श्रेणी बतानी है। तो यहां पे याद रखिएगा इसकी जो श्रेणी है वो, आप अगर इसकी श्रेणी देखोगे तो इसकी जो पूर्वी श्रेणी है वो हो जाएगी आपकी कौन सी? कैमूर। कैमूर आप जो कटनी का आसपास का एरिया देखते हो, कटनी और जबलपुर वाला एरिया, वो लगता है आपका कैमूर। तो पूर्वी श्रेणी हो गई इसकी कैमूर। और इसी पठारी क्षेत्र की जो पश्चिमी श्रेणी हो गई है, जो इस पठारी क्षेत्र है इसकी जो पश्चिमी श्रेणी हो गई है वो हो गई है आपकी कौन सी? भांडेर। भांडेर। और देखिए 3 नंबर वाला प्रश्न है, 3 नंबर मिलेंगे। जैसे कहते हैं ना, मीन्स मैथ एक ऐसा विषय जिसमें 100 में से 100 अंक मिल सकते हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा में जो 3 नंबर वाले ऐसे प्रश्न हैं, 45 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो मैं मानता हूं कि 45 में से 45 भी मिल सकते हैं। बस एक लिखने का तरीका चाहिए।
अब इन सारी चीजों को आप देखिए कैसे आप कम शब्दों में पेपर वाले के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। वैसे तो विंध्याचल के बारे में आप और भी चीजें लिख सकते हो कि पारसनाथ पहाड़ी के रूप में झारखंड तक आपका जाता है, हीरा चूना पत्थर का भंडार है विंध्याचल पर्वत में, लेकिन इतनी सारी चीजें नहीं, हमें कुछ ही चीजें काम की लिखनी है। तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो विंध्याचल है एक अवशिष्ट पर्वत है। याद रखिएगा ये कैसा पर्वत है आपका, तो ये एक अवशिष्ट पर्वत है। इसकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे श्रेणी का थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे हो गया है। इसकी पूर्वी श्रेणी याद रखिएगा, इसकी जो पूर्वी श्रेणी होगी, सबसे पूर्वी श्रेणी है वो है आपकी कौन सी, कैमूर कटनी वाली, और जो इसकी पश्चिमी श्रेणी होगी वो होगी आपकी कौन सी, भांडेर। बस यही आपको लिखना है, क्योंकि सिंपल सा पूछा है कि इसकी प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। 3 शब्द आपने लिख दिए कि अवशिष्ट पर्वत है, पूर्वी श्रेणी इसकी कैमूर हो गई और पश्चिमी श्रेणी इसकी क्या हो गई, आपकी भांडेर हो गई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, और दूसरा जो प्रश्न है अब आपके सामने, ये प्रश्न है आपका 5 अंक का और शब्द सीमा है 50 शब्द। ये बड़ी समस्या आपकी बार पीएससी आपके सामने खड़ा कर दिया। पहले इन्हीं प्रश्नों को वो 100 शब्दों में लिखवा लेता था, तो लिखने का कुछ स्कोप आपके पास रहता था। अब आपको वही चीजें 50 शब्दों में प्रेजेंट करनी है, और 50 शब्द शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाते। 3 नंबर में तो फिर भी ठीक है, 3 जानकारी के रूप में आप कुछ चीजें दे सकते हैं, लेकिन अब उसने बोला है कि भैया नर्मदा सोन घाटी के पठार का वर्णन कीजिए। नर्मदा सोन घाटी का जो पठारी क्षेत्र है इसका आपको वर्णन करना है। और नर्मदा सोन घाटी पे इतना डाटा है कि अगर मैं आपसे 300 शब्दों में भी लिखने को बोलूं तो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा उस शब्द सीमा आप 55, 60, 70 वर्ड तक जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि जो लाइन है वो एकदम निर्धारित है। आपको 7 से 8 लाइन इसमें मिलने वाली है लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा हम किन किन टॉपिकों के तहत किसी भी पठार का आप अध्ययन करें तो इन टॉपिकों को लेकर चलना है आपको। सबसे पहले हमें इस पठारी क्षेत्र की स्थिति बतानी होगी। मैंने बोला है भौतिक विभाजन में स्थिति महत्वपूर्ण है। अगर स्थिति नहीं बताए तो किस पठार की बात कर रहे हैं आप? विंध्याचल की किस पठार की कर रहे हैं? मध्य भारत की कर रहे हैं, मालवा की कर रहे हैं, सतपुड़ा मेकल श्रेणी की कर रहे हैं, बघेलखंड की कर रहे हैं? नहीं बता पाओगे। पहले उसकी स्थिति बतानी पड़ेगी कि कहां से कहां तक इस पठारी क्षेत्र का स्थिति है। स्थिति के बाद दूसरा टॉपिक उसमें आपको सम्मिलित करना पड़ेगा, वो होगा आपका क्या, जिले, कि इस पठारी क्षेत्र में कौन कौन से जिले पूर्ण एवं आंशिक रूप से सम्मिलित होते हैं। और जब आप जिले सम्मिलित करें इसके बाद आपको बताना है उच्चावच, कि इस पठारी क्षेत्र के उच्चावच कैसे, किस प्रकार की यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है। और जब आप उच्चावच बता दे उसके बाद आपको बताना होगा मिट्टी, कि इस पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फिर इसके बाद आपको फसलें बतानी पड़ेगी, इस पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें होती है। फसलों के बाद इस पठारी क्षेत्र की नदियां बतानी पड़ेगी, इस पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां। और नदियां के बाद खनिज, उद्योग और पर्यटन। खनिज के बाद आपका उद्योग, और उद्योग के बाद आपका पर्यटन। इतने सारे तथ्यों के तहत हम अध्ययन करेंगे नर्मदा सोन घाटी के पठार की। आप किसी भी पठार का अध्ययन करिए, ये सारे तथ्य आपको लेकर चलने ही पड़ेंगे। अगर नहीं चलोगे तो फिर क्या बताओगे? मेंस में तो सिंपल सा पढ़ लिया था कि प्री में तो सिंपल सा पढ़ लिया था कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान है नर्मदा सोन घाटी, और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, दूसरा सबसे बड़ा भौतिक विभाग है नर्मदा सोन घाटी। अब मेंस में आपसे 5 अंक में वही चीजें पूछी है, तो जो आपने प्री में पढ़ा है ना उन सबको अब हम यहाँ पे सम्मिलित करेंगे। पूरा प्री जरूरत लगेगी। स्थिति के बाद जिले, जिले के बाद उच्चावच, उच्चावच में चट्टानों की जरूरत लगेगी, मिट्टी में मिट्टी की आवश्यकता लगेगी, फसलों में कौन सी फसलें बोई जाती है, नदियां कौन सी बहती है, खनिज क्या है, उद्योग क्या है, पर्यटन क्या है, और कुछ तथ्य जलवायु, तापमान, वो तो हटाने पड़ते। क्यों हटाने पड़े? क्योंकि शब्द सीमा 50 शब्द। अगर मैं और तथ्यों को सम्मिलित कर लूं तो 200 शब्द पे पहुंच जाऊंगा। 50 से 70 शब्दों तक, अधिकतम 70 तक थोड़ा आप जा सकते हो, क्योंकि 50 में क्या बताओगे उसे।
तो देखिए, हम इन्हीं तथ्यों के तहत इस पठार का अध्ययन करते हैं कि क्या क्या इस पठारी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले इस पठारी क्षेत्र की आपको स्थिति बतानी है कि इस पठारी क्षेत्र की स्थिति क्या है। तो स्थिति के लिए आप अक्षांश देशांतर याद रखिए। 22 डिग्री से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश के बीच आपका ये पठारी क्षेत्र फैला है। जिले यहाँ पे जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खरगोन आदि जिले इसमें आपके सम्मिलित होते हैं। यहाँ पूर्ण एवं आंशिक रूप से सम्मिलित होते हैं, कर दीजिए। उच्चावच यहाँ पे देखिए दक्कन ट्रेप की चट्टाने, मिट्टी देखिए यहाँ पे काली तथा गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। फसलें यहाँ पे कपास, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार इत्यादि फसलें बोई जाती है। नदियां यहाँ पे नर्मदा, सोन, तवा, वर्गी, शेर शक्कर बहती है। और खनिज सुरमा, ग्रेफाइट, टंगस्टन, कोयला, सीसा इत्यादि खनिजों की प्राप्ति होती है। कुछ तथ्य पॉइंट और भी हैं इसमें आपके, जो आपको सम्मिलित करने हैं इसमें। उद्योग यहाँ पे संगमरमर उद्योग जबलपुर में, कतई मिल खरगोन में, सिक्योरिटी पेपर मिल व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होशंगाबाद में, और पर्यटक स्थल में 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में, धुआंधार जलप्रपात और ओमकारेश्वर का मंदिर स्थित है। और साथ ही साथ में महेश्वर भी स्थित है, जो कि आपका किस में आता है, आपके खरगोन में। लेकिन आपको भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं और भौतिक विभाजन में आप भूगोल पढ़ रहे हैं, और भूगोल में आप नर्मदा सोन घाटी के पठार को बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक इतनी सी जगह में एक छोटा सा मध्य प्रदेश का मैप बनाना जरूरी है। और उस मैप में ध्यान रखिएगा, नर्मदा सोन घाटी बहती हुई दिखनी भी चाहिए, नहीं तो पता चले कि आप मैप बनाना भूल जाएं। मैप बहुत जरूरी है आपके मेंस के लिए, और मैप आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने मैप नहीं बनाया तो ध्यान रखिएगा, पेपर वाला आपको नंबर नहीं देगा। ये नर्मदा सोन घाटी का आपका एरिया है। तो अगर आपसे भौतिक विभाजन पूछे तो कोशिश करिएगा छोटा सा मैप, जो आपके पेपर में जगह बचती है साइड में, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है। मैप कोशिश करिएगा बन जाए, क्योंकि अगर मैप बनेगा तो पेपर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके दिमाग पे एक अलग ही प्रभाव जाता है। कहते हैं मेंस में कॉपी वो पढ़ना नहीं चाहता, आपकी कॉपी उसे तो रखा गया है आपको बाहर निकालने के लिए। अब ये आपके हाथ में है कि आप कैसे उसमें सिलेक्टेड होते हैं। तो कॉपी में अच्छा थोड़ा आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, वही सारी चीजें हैं। तो मैप इसमें आपको जरूर बनाना है, क्योंकि 5 अंक का प्रश्न है। छोटा सा भी बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मानता हूं स्कोप कम है, लेकिन फिर भी आपके पास थोड़ी सी इधर अपनी कॉपी के साइड में जगह लेके चलिएगा, और उसमें आपको यहाँ पे अपना मैप बनाना है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलें। तो ये प्रश्न आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या है इस प्रश्न की स्थिति और क्या आपको इसमें लिखना है। और भी पॉइंट इसमें भी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन हमारे पास शब्द सीमा तो कम है ना। आप जलवायु बढ़ा सकते हो, तापमान बढ़ा सकते हो, उद्योग में कुछ उद्योग जोड़ सकते हो, पर्यटन में भी और पर्यटन जोड़ सकते हो, लेकिन शब्द सीमा का भी ध्यान हमें रखना है। ठीक है, अब बड़े प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये जो बड़ा प्रश्न है 3.1, ये आपको लिखना है 200 शब्दों में। यहाँ पे जो शब्द की सीमा है वो है आपकी 200 शब्द, और अंक है यहाँ पे आपके कितने, 11 अंक। और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, और ये जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ मालवा के पठार के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं। आपके सामने एकदम चीजें होती है और आपको लिखना होता है। एक बार उसने पूछा है बुंदेलखंड पठार के पर्यटन का वर्णन कीजिए, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कभी मालवा के पठार का आर्थिक महत्व लिखिए। क्या आर्थिक महत्व रखता है मालवा का पठार, सोचिए अब आप कहोगे कि समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। अरे बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना है, जो प्री में पढ़े वही तथ्य सारे सम्मिलित करेंगे। देखिए, मैं एक बात आपसे हर बार बोल रहा हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। किसी को भी बताइए, सबसे पहले आपको किसी भी पठार का वर्णन कीजिए, सबसे पहले आपको उसकी स्थिति बतानी है। अगर स्थिति नहीं बताओगे तो एग्जामिनर ये नहीं निर्धारित कर सकता कि आप किस पठार की बात कर रहे हो। स्थिति के बाद दूसरी जो कंपलसरी चीजें हैं, जो आपको
इसमें सम्मिलित करनी है वो आपको सम्मिलित करने हैं जिले, कि कौन कौन से जिले इस पठारी क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। अब शुरू होगा आर्थिक महत्व मालवा के पठार का। तो देखिए, मालवा के पठार के आर्थिक महत्व में सबसे पहले सम्मिलित करेंगे कृषि। आर्थिक महत्व है कृषि कि मालवा के पठारी क्षेत्र की कृषि किस प्रकार की है बताएंगे हम उसमें। कृषि के बाद अगला इसी में हम सम्मिलित करेंगे उद्योग। उद्योग भी आपको इसमें सम्मिलित करना है। उद्योग के बाद इसी में सम्मिलित होगा आपका पर्यटन। पर्यटन और इसी में सम्मिलित होगा खनिज। लेकिन इस पठार में एक बड़ी समस्या, खनिज नहीं है। खनिज नहीं है। क्यों नहीं है खनिज? मालवा का जो पठारी क्षेत्र है वो दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना है। दक्कन ट्रेप की, ढक्कन नहीं है, दक्कन है, दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप की चट्टानें, लावा जब जमीन से उद्गमित होता है उससे बनती है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उद्गार होने के बाद धरातल पे लावा जमा होता है, लावा के ठंडे होने से दक्कन ट्रेप की चट्टानें बनती है। और जब दक्कन ट्रेप की चट्टानें बनती है तो लावा से कभी भी खनिज निकल कर नहीं आते हैं। जब धरातल से लावा निकलता है तो क्या खनिज भी आएंगे उसके साथ? बिल्कुल नहीं आएंगे। इसीलिए मालवा का पठारी क्षेत्र खनिज विहीन है। इसलिए आपने कभी नहीं पढ़ा होगा इंदौर, धार, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, आगर मालवा, भोपाल, विदिशा इस क्षेत्र में खनिज मिलते होंगे। क्यों खनिज नहीं मिलते हैं? क्योंकि चट्टानें कौन सी है? दक्कन ट्रेप की। तो यहां पे आप देखिएगा, इसलिए यहां से खनिज वाला टॉपिक हटाना पड़ेगा। और अब हम सम्मिलित करेंगे इन्हीं चीजों को और लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष लगा देंगे। कम शब्दों का, एक लाइन का निष्कर्ष भी देना है, बड़ा प्रश्न है। तो इन 3 और 3 6, 3 और 2 5 निष्कर्ष को हम इसमें सम्मिलित नहीं भी करें तो 3 और 2 5 बिंदुओं के तहत आपको 200 शब्दों में लिखना है। अब देखिए क्या लिखोगे आप। वही चीजें मैं आपको बताता हूं कि स्थिति, जिले, इन्हीं सभी चीजों को हम सम्मिलित करते हुए इसमें लेकर चलेंगे। और आपके सामने आपको आंसर दिख ही रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हमने इसमें सम्मिलित की है स्थिति। और स्थिति बताने के लिए अक्षांश देशांतर याद रखना पड़ेंगे। मैं मानता हूं कि रटना है, लेकिन रट लीजिए, काम देंगे। क्योंकि कई बार 3 नंबर वाले प्रश्न में सिंपल सा लिख के आता, मालवा के पठार की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो अक्षांश देशांतर ऑथेंटिक मानते हैं हम, इसीलिए हम इनकी स्थिति में इन्हीं को सम्मिलित करते हैं। तो 22 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश से इसकी स्थिति सबसे पहले 22 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश पे समाप्ति होती है। देशांतर की बात करें 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर पे इसकी समाप्ति होती है। और उसके बाद इसके जिले इंदौर, धार, उज्जैन, भोपाल, सीहोर, देवास, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर आदि जिले पूर्ण एवं आंशिक रूप से सम्मिलित होते। पूर्ण आंशिक इसलिए लिखते हैं, कोई एक जिला एक पठार के साथ साथ दूसरे पठार में भी सम्मिलित हो सकता है, इसलिए यह शब्द लिखना जरूरी है, पूर्ण एवं आंशिक रूप से सम्मिलित। फिर इसके बाद आती है आपकी, यहां से शुरू होता है आर्थिक महत्व। और सबसे पहले प्रारंभ किया है हमने कृषि से, क्योंकि आर्थिक महत्व में तीनों बिंदुओं के तहत अध्ययन करना, कृषि, पर्यटन, उद्योग। तो कृषि में देखिएगा, मालवा का पठार कृषि की दृष्टि से संपन्न है, इस कारण इसे हम अन्न का भंडार बोलते हैं। पढ़ा है आपने प्रीलिम्स में, मालवा का पठार अन्न का भंडार कहलाता है। तो कृषि की दृष्टि से संपन्न अन्न का भंडार कहलाता है। इस पठारी क्षेत्र में गेहूं, चना, मक्का, सोयाबीन आदि फसलें उत्पादित होती है। इस पठारी क्षेत्र के विस्तृत भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है और साथ ही साथ इस मिट्टी में कपास जैसी व्यापारिक फसलें भी अच्छी उत्पन्न होती है या उत्पादित होती है। वही सब चीजें होती है जिससे, ध्यान रखिए, अब जब ये कृषि है तो कृषि से फसलें प्राप्त हो रही है, फसलों के साथ साथ अन्न का भंडार है, तो लोगों को भोजन की भी प्राप्ति हो रही है, लोगों को रोजगार भी कृषि से मिल रहा है। तो इन्हीं सभी तथ्यों के कारण आर्थिक महत्व में सबसे पहले सम्मिलित किया है आपके किसको? कृषि को। और भी चीजें सम्मिलित आप कर सकते हो, लेकिन शब्द सीमा का भी हमें ध्यान रखना है, तो कुछ ही काम की चीजें इसमें हमें लिखनी है।
अब देखिए आगे, यहाँ पे आपने कृषि के तहत अध्ययन कर लिया। दूसरा जो इसी में आता है वो आता है आपका क्या, उद्योग। मालवा के पठारी क्षेत्र के उद्योग सम्मिलित करने हैं। अब आपने जितने भी उद्योग मालवा के पठार में पढ़े हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, आगर मालवा, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर, रतलाम क्षेत्र में जितने भी उद्योग पड़े हैं, सभी उद्योगों को आप इसमें सम्मिलित करिए। उद्योग आपके पास बहुत सारे काम के उद्योग लिखने हैं। देखिए यहाँ पे मालवा का पठार का पश्चिमी क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है। आप जानते हो जब आप ये मालवा का पठारी क्षेत्र पढ़ते हो और जब मालवा के पठारी क्षेत्र के इस वाले भाग में आते हो तो ये औद्योगिक दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न माना जाता है। और ध्यान रखिएगा, मैप यहाँ पर भी जरूरी है। मैप में आपको ये बताना होगा कि मालवा के पठारी क्षेत्र की स्थिति है क्या। ध्यान रखिएगा, वास्तविक उसकी स्थिति को भी आपको इसमें बताना होगा, ये याद रखिएगा इसमें। अब यहाँ पे देखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है, तो कौन कौन से उद्योग स्थापित है, जितने उद्योग प्री में पड़े सब लिख दिए। देखिए कैसे, इंदौर, उज्जैन, देवास आदि जिले सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा इंदौर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पीथमपुर धार को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग बड़ी मात्रा में स्थापित है। तीसरा पॉइंट, इंदौर के मांगलिया में सूखा बंदरगाह स्थापित किया गया और साथ ही साथ आपका रत्न परिष्कृत केंद्र भी इंदौर में है। आईटी पार्क भी आपका कहाँ पे है, इंदौर में है। चौथा पॉइंट, भारत मध्य प्रदेश के भोपाल में भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है। रायसेन जिले के मंडीदीप में प्रमुख औद्योगिक केंद्र, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना लगाया गया है। पीलूखेड़ी, राजगढ़ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर धागा, चमड़ा, ट्रैक्टर आदि प्रमुख उद्योग कार्यरत है। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए इतने ही उद्योग हम लिख सकते हैं। वैसे तो उद्योग बहुत है हमारे पास। इंदौर में ही आप कितने उद्योग कर सकते हो, रत्न परिष्कृत केंद्र जोड़ दीजिए, आईटी पार्क जोड़ दीजिए, लेजर किरण अनुसंधान केंद्र जोड़ दीजिए, देवास का औद्योगिक क्षेत्र जोड़ दीजिए जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित है। लेकिन हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना है, इसलिए इतने ही उद्योग हमें लिखना है। और दूसरा या अगला पॉइंट है पर्यटन। धार में स्थित मांडू को सिटी ऑफ जॉय, आनंद का नगर बोलते हैं मांडू। अब आप चाहें तो मांडू के कितने सारे संस्थान हैं लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे को शब्द सीमा का ध्यान रखना है। 200 शब्द हमारी लिमिट है। नहीं तो असरपी महल, दाई महल और हिंडोला महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल, जहाज महल, जामी मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा, इतनी सारी इमारतें हैं मांडू में। लेकिन सिर्फ इतना लिखिए कि मांडू को, धार में स्थित मांडू को सिटी ऑफ जॉय अर्थात आनंद की नगरी बोलते हैं। और उसके बाद रायसेन में भीम बेटिका की गुफा है, रायसेन का किला, सांची का स्तूप है, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं, भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। और इन्हीं सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मालवा का पठार आर्थिक दृष्टि से संपन्न है तथा मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ये टेस्ट सीरीज ध्यान रखिएगा मार्च 2021, जो 2021 का आपका मेंस होगा, तब तक आपकी वैलिड रहेगी। क्या क्या इसमें आपको मिलेगा, यहाँ पे आप प्रतिदिन 30 मिनट के उत्तर लेखन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रतिदिन प्रश्नों की मॉडल उत्तर पीडीएफ मिलेगी, प्रतिदिन शाम को 8 बजे उत्तर लेखन की 30 से 40 मिनट की क्लास होती है, जो अभी मैं ले रहा हूँ, जो क्लास अभी आपने देखी है। प्री में क्या मिलेगा, 59 टॉपिक अनुसार टेस्ट है, 21 इसमें एफएलटी है, कुल 100 टेस्ट मिलेंगे, 20 यूनिट अनुसार टेस्ट है। सी में आपके 59 टॉपिक टेस्ट है और 20 यूनिट वाइज टेस्ट भी इसमें सम्मिलित है। टोटल आप 7000 MCQs की पेपर तक प्रैक्टिस कर पाएंगे। 1395 रुपए में आपको प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल रही है। आपको अपना आंसर लिखना है और मॉडल आंसर और क्लास से उस आंसर को आपको मैच करना है, जो भी कमी है उसे आपको दूर करना है। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और कल का टॉपिक आपके पास शेड्यूल है, शेड्यूल से देखकर कल का टॉपिक आप कंप्लीट करके आइएगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।